हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 7 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो कि एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आज हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट और क्या क्या दिक्कतें आती हैं फाइनल अकाउंट्स या नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रिपेयर करने में, और किस तरीके से हम उन अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो सब चीज़ें हम आज के वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्टली कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। द फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी कंपोनेंट। इसके 3 प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है इनकम स्टेटमेंट। दिस हाईलाइट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस। पहले आता है इनकम स्टेटमेंट, जो हाईलाइट करता है रेवेन्यू कितना जनरेट किया और एक्सपेंसेस कितने हुए एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, मतलब एक साल के अंदर, और डिटरमाइन करता है कि आपका कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के अंदर। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। दिस दिस प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करती है, जिसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल इंक्लूड की जाती है। नोट टू अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, दिस प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल डाटा, पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर। नोट्स जो हम बनाते हैं ना, नोट टू अकाउंट, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी एडिशनल एंट्रीज हम करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शो की जाती है। जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो भी कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करनी है, डिस्क्लोजर जो होता है वो इसके अंदर शो किया जाता है। Let us discuss in detail income statement for non-manufacturing entities. Unlike manufacturing business that include cost of goods sold, and the final account of manufacturing entity primarily focus on the revenue generation and the operational expenses. देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं वो देखते हैं कि भाई गुड्स को बेचने में हमारी कितनी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। बट एक जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है उसका प्राइमरी फोकस होता है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है और कितने हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने हमारे खर्चे हुए हैं। आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में कम फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, कमीशंस अर्नड, इंटरेस्ट इनकम और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज असेंशियल फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आपको मिलता है। तो जो हमारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती हैं उनको सर्विस जो वो दे रहे हैं, सर्विस रेंडर जो दे रहे हैं, कमीशन जो मिलता है उनको, इंटरेस्ट मिलता है जो इनकम के ऊपर, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वो करते हैं उनसे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। दिस कैटेगराइजेशंस जो होते हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के अंदर। पहला आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड होती है रेवेन्यू जनरेशन से, सच एज स्टाफ, सैलरी, रेंट एंड कमीशन। वो कॉस्ट जो डायरेक्टली हमारे रेवेन्यू जनरेशन में आती है, जैसे स्टाफ की सैलरी देनी होती है, रेंट देना होता है, कमीशन देना होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और अदर ओवरहेड नेसेसरी फॉर ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या मार्केटिंग में कोई भी पैसा लगा रहे हैं, या जो भी ओवरहेड कॉस्ट हमारी होती है, वो सब हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। मेंटेनिंग ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी स्टूडेंट्स कैन एंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। देखो, आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, तभी आपको एक, जो आप सी स्टूडेंट्स हो, हम सी फाउंडेशन कवर कर रहे हैं, तो सी आप बनने वाले हो, तो उसके लिए आपको एक एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर शो करनी है तो आप सही तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेंटेन करेंगे। Liabilities and capital. Liability consists of short-term obligations, account payable, accrued in expenses, and long-term debts. The capital section include owner's equity, retained earning, and the reserves. Proper classification of these elements ensure transparency and the compliance with accounting standards. Liabilities जो होते हैं हमारी, या तो शॉर्ट टर्म हो जैसे अकाउंट पेबल्स, या एक्वायर्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स हों। तो जो हमारे कैपिटल सेक्शंस होते हैं वो उसके अंदर ओनर इक्विटी, रिटेन अर्निंग, सारी रिजर्व्स इंक्लूड किए जाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? भाई, एक सही रिकॉर्ड को शो करने के लिए, एरर्स को हटाने के लिए, और ट्रू एंड फेयर कंडीशन को शो करने के लिए, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट बनाने के लिए, है ना।
The final account of non-manufacturing entity must be prepared with accurate and adherence to regulatory framework. Errors in financial statement can lead to misleading conclusion affecting shareholder decisions. देखो, अगर एरर्स आएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी गलत शो की जा रही है, कंक्लूजन गलत है, तो वो शेक होल्डर के डिसीजन को अफेक्ट करेगा कि ये हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी सही होनी चाहिए, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप उनको दे रहे हो, तभी ट्रस्ट बना रहेगा। अगर आप देखो झूठ बोलते हो तो ट्रस्ट टूटता है ना, कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। एक बार कर लेगा, दूसरी बार नहीं करेगा, आपको उसको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो अगर आप एक्यूरेट कोई भी चीज़ किसी को बता रहे हो, तो अगर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, अब होता है ना कि भाई एक्यूरेट बताने के बाद भी कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो मत करने दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों ज़रूरी है? कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मस्ट फॉलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सच एज एक्यूरेट अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सी स्टूडेंट मस्ट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलाइन विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, नेशनल और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, एक तो गैप और एक IFRS। जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इनके अकॉर्डिंगली हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारे अकाउंट सिमिलर हों और सबको समझ में आए, है ना। अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग मेथड्स का यूज़ करेंगे। अगर हम प्रिंसिपल्स को लेके अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो सबको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए सबको अंडरस्टैंड हो, सबको समझ में आए, तो हमें अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। Transparency and decision making. Transparent financial reporting helps investors, creditors, and management make informed decision. The final account of non-manufacturing entity must provide a true and fair view of financial position. Transparency होनी चाहिए क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को, ताकि वो एक सही डिसीजन ले पाए। अगर आप सही कंडीशन ही नहीं शो करोगे तो फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंट आपके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगे तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजमेंट, वो एक अपना सही डिसीजन ले पाएंगे कि उनको इन्वेस्टमेंट रखनी है नहीं रखनी है। तो एक ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को आप शो करोगे। चैलेंजेस इन प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं? वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी several challenges may arise. First was revenue estimation issue. Many non-manufacturing entity deals with service-based income and making revenue estimate complex due to a delayed payment or performance-based earning. बहुत सी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती हैं जो सर्विस बेस्ड इनकम देती हैं, तो उनके अंदर रेवेन्यू का एस्टिमेशन लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी पेमेंट बहुत डिले होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड अर्निंग होती है। भाई जैसी सर्विसेज होता है ना कि भाई जैसी सर्विसेज दोगे उसके अकॉर्डिंगली, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली पेमेंट दी जाती है। तो बहुत सी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं चीज़ें, तो उसके अंदर इनकम का पता लगाना, रेवेन्यू का एस्टिमेशन लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Expenses allocations. Identifying and allocating expenses correctly is visual. Overlooking certain costs or misclassifying them can distort financial statement. Identify करना, allocate करना expenses को correctly, कि यहाँ पे ही हमारे खर्चे हो रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहे हैं। करेक्टली उसको आइडेंटिफाई करना, देखना कोस्ट कहाँ पे दिखाई गई है, कोस्ट अगर यहाँ दिखाई गई तो यहाँ यूज़ हुई है नहीं हुई है, मिस क्लासिफिकेशन नहीं करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी चीज़ें एलोकेट करेंगे हम कि खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। रेगुलेटरी चेंजेस. अकाउंटिंग रेगुलेशंस frequently change, requires a student and professional to stay updated. The final account of non-manufacturing entity must comply with our evolving standards to avoid discrepancy. Mastering the final account of non-manufacturing entity is essential for CA student as it forms the backbone, the final account, and a solid grip of income statement, balance sheet, and the compliance ensure accurate reporting and informed decision making. CA स्टूडेंट्स जो कि आप लोग हैं, CA बनने वाले हैं, तो CA स्टूडेंट्स एक प्रोफेशनल अपडेट होने चाहिए। जो भी रेगुलेटरी चेंज हो रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर, उनको वो पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें, जैसे अब टैक्स के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं कि भाई पहले टैक्स हमारा लगता था कितने से ऊपर, जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर होती थी, अब टैक्स लगता है 12 लाख से ऊपर। तो जो भी रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, प्रोफेशनल जो भी चीज़ें चेंज होती हैं, वो सब सी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।
आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।